वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 3000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू की हो गई या फिर हमारा जो ज्योग्राफी वाला सीरीज़ चल रहा है, सो ये दोनों ही सीरीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और वहाँ पर देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएंगी। जो शॉर्ट ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसा अगर आपने कमेंट सेक्शन नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा प्रीवियस वीडियोस के, सो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर इसको देखते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगल काल में जनपद ये क्या कहलाता था। अब ये इक्ता कहलाता था, सरकार कहलाता था, तर्फ कहलाता था या फिर सूबा। सो अगर हम बात करें मुगल काल की तो सबसे पहले जो प्रांत थे, प्रांतों को सूबा इसके अंदर बोला गया और जो जनपद होते थे या फिर जो जिले होते थे, जिलों को यहाँ पर सरकार कहा गया। और फिर जो ये सरकार होते थे इनको फर्दर डिवाइड करा गया किसमें, परगना या फिर महल में। सो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया था जो साम्राज्य था उसको। जो प्रांत थे उनको सूबा बोला जाता था, जो जिले थे उनको बोला जाता था सरकार, और सरकार जो थे मतलब जो जिले थे उनको फर्दर डिवाइड करा गया था परगना और महल में। अब इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जनपद की बात करें तो जितने भी पद होते थे जनपद में, पद का मतलब क्या, कोई पोस्ट हो गई, अब जितनी भी वो पोस्ट होती थी उन सब को जो भी उस पोस्ट पर बैठता था एक कार प्रोवाइड करी जाती थी। ये मुगल काल के दौरान होता था। इस तरीके से यहाँ पर चाहें तो आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, अथवा सूबा, सरकार, परगना, 4-5 बार इसको रिपीट करिएगा, माइंड में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रांत, जिला और उसके बाद जो फर्दर डिवीजन होता था वो परगना और महल में होता था। इस तरीके से इसको यहाँ पर याद रखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल काल में सेना का प्रधान ये कौन होता था। ये शाहना ए पील होता था, मीर बख्शी होता था, ये वजीर होता था या फिर सवाने गार होता था। अब यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या होगा, मीर बख्शी। अब यहाँ पर देखो बख्शी में आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि बख्श देने की बात हो रही है कि भाई मुझे बख्श दो, मुझे जो है इस अपराध के लिए बख्श दो या फिर इस सज़ा से मुझे बख्श दो। अब मुगल काल की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उर्दू का वर्ड तो यूज़ होगा ही होगा। अब वहाँ पर जो सेना का प्रधान होता था ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकत रखता था, और कोई भी अगर अपील करनी है, मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ ताकि याद रहे, कोई भी अपील करनी है ऑब्वियस सी बात है आप सेना के प्रधान के पास जाओगे, उससे बोलोगे भाई मुझे बख्श दो, मुझे जो है कोई सज़ा मत दो, मुझे बख्श दो। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि मीर बख्शी जो होगा ये इसका हमारा आंसर होगा सेना के प्रधान का। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें इसका काम क्या होता था, तो घोड़ों को दागने की प्रथा जो थी वो मुगल काल में भी चली आ रही थी। तो घोड़ों को दागने की जिम्मेदारी की बात करें या फिर हम सिपाहियों के मुआयने की बात करें, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी सेना का प्रधान निभाता था। इसके अलावा ये जितने भी उच्चाधिकारी होते थे या फिर हम बात करें कि अलग अलग कैटेगरी में जो मनसबदार होते थे उनका जो अपॉइंटमेंट होता था ये भी कौन करता था, सेना का प्रधान। तो अगर कोई सज़ा वगैरह होगी जो मतलब किसी को दी जा रही होगी, सपोज कर लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो उसमें बंदा क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना भाई मुझे बख्श दो, मुझे और सज़ा मत दो, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप मीर बख्शी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगल काल में देह इस शब्द का अर्थ क्या होता था। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया कि मुगल काल में देह ये जो शब्द था इसका अर्थ क्या होता था। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ग्राम। अब ये जो देह शब्द है इसको आप सिंपली लिख सकते हैं देहात। ठीक है, आराम से आप इसको देहात लिख सकते हैं। देहात का मतलब क्या होता है, ग्राम होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि देह जो ये शब्द था ये मुगल काल में क्या कहलाता था, ग्राम कहलाता था। देह से आपको देहात याद आएगा, देहात का मतलब क्या हो गया, ग्राम। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 969606
66089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, बर्नियर, करेरी, मनुची या फिर ट्रेवेनियर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मनुची। मुगल काल में जो चिकित्सक होते थे वो बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट होते थे, वो मन की बात जान लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से आप सिर्फ मन को फाइंड आउट करके आप आंसर जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इतना बस याद रखना कि मुगल काल के चिकित्सक बहुत होशियार होते थे और मन की बात जान लेते थे, तो यहाँ से आप मनुची तक पहुँच सकते हैं। अब इसके पूरे नाम की बात करें तो निकोलो मनुची, ये इसका पूरा नाम था। ये इंडिया में जब आया था तो उस टाइम पर दारा शिकोह की जो सेना थी उसमें ये एक तोपची के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब 1659 में दारा शिकोह की डेथ हो गई, उसके बाद इसने चिकित्सक का पेशा जो था वो अपना लिया। सो ये सारी बातें इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इतालवी यात्री था ये, यानी कि इटली का था ये, और इसके बारे में याद रखना है। तो आगे से कभी भी अगर आप देखो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। इसमें 33 वर्ग थे, सही बात है। उन्हें मशरुत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये वाली बात भी सही है। तीसरा है कि उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सवार पद और जात पद वाली दोहरी व्यवस्था थी, इसको कब लागू करा गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अकबर का जब 40वां वर्ष चल रहा था शासन करते करते, तब इस व्यवस्था को, इस दोहरी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें मनसबदार जिससे अपने जात या फिर व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा करी जाती थी, उसे जो है पहली कोटि में रखा जाता था। यानी कि जो पहली कोटि होती थी उसमें जो जात होती थी उसी हिसाब से आपको अपने सवार रखने होते थे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल। फिर दूसरी कोटि की अगर हम बात करें तो दूसरी कोटि में जो जात होती थी उसके आधे आपको सवार रखने होते थे। फिर तीसरी एक और कोटि थी, और तीसरी कोटि में जो आपका जात या फिर व्यक्तिगत दर्जा होता था उसके आधे से कम, यानी कि लेस देन हाफ, आधे से कम सवार रखना आवश्यक होता था। सो ये 3 अलग अलग इसके अंदर कैटेगरी बनाई गई थी, पहली कोटि, दूसरी कोटि और तीसरी कोटि। ठीक है, सो पहली कोटि का मतलब क्या हो गया कि जात या फिर व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप आपको सवार रखना होगा। दूसरा जो दूसरी कोटि थी इसमें क्या था कि आधे से कम जो है, मतलब आधे के बराबर आपको सवार रखने पड़ेंगे। ठीक है, और तीसरी कोटि में आधे से कम सवार आपको रखने होंगे। ये इस व्यवस्था के अंदर लागू किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, जब हमने पहली कोटि की बात करी तब हमने यहाँ पर क्या बोला कि जात के बराबर आपको सवार रखने होंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सवार ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसके बाद तो आधे सवार रख सकते थे या फिर आप आधे से कम रख सकते थे। ठीक है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं था कि सवार से ज़्यादा जो है, मतलब सवार जो है वो जात जो दर्जा है उससे ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये वाली बात भी सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला है जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, अभी हमने देखा है, ये वाली बात सही है। दूसरा है मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। अब ये जो आनुवांशिक अधिकारी होने वाली बात है ये एकदम गलत है कि मनसबदार जो थे वो आनुवांशिक, यानी कि पहले फादर अगर उसका कोई मनसबदार है तो उसका लड़का भी मनसबदार बनेगा, ये व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद तीसरे की बात करें कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, पहली कोटि, दूसरी कोटि और तीसरी कोटि। इसके बाद चौथा है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या होगा कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही है। अब इनके अगर वेतन की बात करें कि मनसबदारों को सैलरी किस रूप में मिलती थी, तो या तो इन्हें नकद वेतन दिया जाता था या फिर इन्हें जागीर प्रोवाइड कर दी जाती थी कि पूरी जागीर आपको दे दी, उसके रूप में इन्हें जो है जो वेतन था वो प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन प्रोवाइड नहीं किया जाता था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की जो आय थी उसका प्रमुख स्रोत क्या था। तो ऑब्वियसली बात है, आंसर क्या होना चाहिए हमारा, भू राजस्व। जो लैंड रेवेन्यू था ये मेन सोर्स था। ठीक है, जो आपका स्टेट था या फिर जो सरकार थी उसका जो इनकम का सोर्स था वो मेनली क्या था, आपका लैंड रेवेन्यू। सो इसको अभी हमने देखा भी है कि पूरे साम्राज्य को किस तरीके से डिवाइड करा गया। सबसे पहले था आपका सूबा, सूबे के बाद था आपका सरकार, और सरकार के बाद आपके आ जाते थे परगना या फिर महल।
ठीक है, इस तरीके से इसको डिवीजन करा गया था। हमने देखा था अभी कि जनपद की जब हम बात कर रहे हैं तो पद, तो हर एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यहाँ पर कार प्रोवाइड की जाती थी, किसमें, मुगलकालीन व्यवस्था में। इस तरीके से हमने इसको याद रखने की कोशिश करी है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि इसमें कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली, इसमें माल जो था, माल से क्या मतलब है, किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है वर्ड माल, अगर हम मुगल प्रशासनिक शब्दावली की बात करें तो। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, भू राजस्व। अब ये जो शब्दावली है ये किसके लिए है आपका, भू राजस्व। माल से क्या मतलब होता था, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू को ही माल बोला जाता था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य नहीं है, ये सम्राट है। ठीक है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो अकबर था, बाबर था, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, जहांगीर। जहांगीर ने इसको प्रोहिबिट करा था, जो तंबाकू था। 1605 में पुर्तगाली जो थे वो तंबाकू को हिंदुस्तान लेकर आए थे। और जैसे ही आपको ये ईयर पता चलता है तो उसके बाद आपके जहन में सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है, जो है जहांगीर। क्योंकि अकबर की बात भी करें तो अकबर का टाइम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 1605 में। तो ऑब्वियस सी बात है अगला जो सम्राट होगा उसी ने इस पर प्रतिबंध लगाया होगा। इसके बाद आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने रामलीला की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त जो थे वो सिक्के चलाए थे। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जहाँ पर आप ये देख रहे हो कि रामलीला की आकृतियाँ सिक्कों पर लगाई गई हैं, रामसीय देवनागरी लेख का इसके अंदर यूज़ करा गया है, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि भाई जो भी उस समय सम्राट रहा होगा वो काफ़ी हद तक एक ऐसा सम्राट होगा जिसकी निगाह में हर धर्म बराबर है, वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करता होगा। जैसे ही आप इस बात के लिए सोचते हैं, मेरे हिसाब से आपके जहन में सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो था अकबर। अकबर के बारे में पहले ही हमने कई सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं और जितना कुछ आप जानते होंगे अकबर के बारे में, एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई वो एक धर्मनिरपेक्ष आदमी था और वो उसका मतलब मेन मोटिव यह था कि मानवता का विचार जो है वो जन जन में फैले, ना कि धर्म के प्रति लोग अंधे हो जाएं जैसे आज की डेट में धर्म के प्रति लोग पागल हैं। तो वो कंडीशन वो कभी भी नहीं चाहता था। उसके हिसाब से धर्म का मतलब है कि मानवता का भाव आपके अंदर आए, वही धर्म है। तो यहाँ पर आपका आंसर अकबर के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।